नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाओ, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। चलो पहले प्रश्न का आंसर करना। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? क्या करेक्ट आंसर होगा? वन होगा, जल होगा, सड़कें होगा या फिर खनिज होगा? तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो सड़कें हो जाएगी। सड़कें जो होती हैं ये आपकी मानव निर्मित होती हैं, ये प्राकृतिक पूंजी या फिर प्राकृतिक संसाधन में कभी भी शामिल नहीं की जा सकती क्योंकि मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर करना। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकेंस किसके सबसे अच्छे सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या फिर ध्वनि प्रदूषण के? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेंस जो होते हैं किसके सूचक होंगे? तो ये हो जाती है आपके वायु प्रदूषण के। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, जितने लोग आंसर करते चल रहे हो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? निर्धारित होगा प्रकाश का रंग आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या फिर वेग से? तीसरे प्रश्न का आंसर करना है। जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? चौथे प्रश्न का आंसर करो भाई। मिट्टी के घड़े में निम्न में से कौन सी क्रिया है जिसके कारण जल ठंडा होगा? चौथे प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यही क्रिया है जिसके द्वारा क्या होगा? मिट्टी का जो घड़ा है उसमें रखा गया जल ठंडा होता है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पांचवें प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया? तो देखो खराज एवं खम्स है, जजिया एवं जकात है, सिंचाई कर है, उपरोक्त सभी है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा कर लगाया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, खराज एवं खम्स, जजिया एवं जकात और सिंचाई कर, तो ये सारे कर जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? देखो दोनों चीजें पूछी जा रही है। 1857 के विद्रोह के समय आपसे दोनों चीजें पूछी जा रही है। भारत का गवर्नर जनरल कौन है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, दोनों बात पूछी जा रही है। छठवें प्रश्न की बात करेंगे, जल्दी से आंसर करो। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोह के समय अगर हम लोग गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो ये कैनिंग हो जाएंगे और अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये पामस्टन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद किस आंदोलन में भाग लिया था? अब देखो एक बात तो ये क्लियर है कि जो हमारे गांधी जी हैं ये 1915 में क्या हुए थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। एक बात तो ये क्लियर है। और वापस लौटने के बाद जो इनका पहला आंदोलन था वो कौन था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? अब देखो अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी पूछा जाए या फिर सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए, आंसर आपका एक ही होगा। क्या होगा भाई? अमेजन, नील, सिंधु, कांगो। आठवें प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, अमेजन नदी।
किस महाद्वीप की नदी है? तो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, और अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, निम्न में से कौन सा दर्रा है जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? जो जिला, बनिहाल, लिपुलेख या फिर काराकोरम दर्रा? कौन सा दर्रा हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? नए प्रश्न का आंसर करना, और बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बनिहाल दर्रा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, दृश्य प्रकाश में किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो दृश्य प्रकाश के किस रंग में, 10वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। नारंगी, नीला, लाल या फिर हरा? दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है? 10वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाल में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 11वें प्रश्न का आंसर करो भाई। लोक लेखा जो समिति है तो ये अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करेगी? प्रधानमंत्री कार्यालय में, लोकसभा में, वित्त मंत्रालय में या फिर राष्ट्रपति कार्यालय में? ठीक है, लोक लेखा समिति जो है तो ये अपनी रिपोर्ट कहाँ पर प्रस्तुत करेगी? ऑप्शन क्या होगा? 11वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, लोकसभा में। ठीक है, देखो राष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति नहीं होगा। राष्ट्रपति को कौन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट क्या करेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करेगा? राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपेगा, और फिर लोक लेखा समिति इसको क्या करेगी? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? 12वें प्रश्न की आंसर कीजिएगा। देखो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है तो लवण के साथ साथ और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या फिर जल बनेगा? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 12वें प्रश्न का आंसर करते चलो, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ आपका जल बनेगा, H2O बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 13वें प्रश्न का आंसर करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो देखो नोबेल पुरस्कार जो है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जा रहे हैं, और अगर हम लोग नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो देखो इनको 1901 से दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो देखो 6 क्षेत्रों में। ठीक है, कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करना, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन शहीद हुआ था? 23 मार्च 1931 की घटना है। ठीक है, 23 मार्च 1931 की घटना है, और क्या होगा? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो जाएगी। तो इन्हीं की शहादत की याद में क्या करते हैं हम लोग? शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो ये 3 लोग हैं जिनको फांसी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो देखो हड़प्पा की जो खुदाई होगी वो होगी 1921 में, और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई होगी वो होगी 1922 में। तो जब 1921 और 22 में हड़प्पा की खुदाई हो रही थी उस समय पुरातत्व विभाग के जो प्रभारी थे वो थे आपके जॉन मार्शल थे। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉन मार्शल, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
चलो आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो कामागाटा मारू ये एक घटना है और इस घटना से कौन संबंधित है? तो सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वीडी सावरकर या फिर लाला हरदयाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। बाबा गुरदीप सिंह जो है तो इनका एक जहाज है कामागाटा मारू, जिसको कनाडा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। ठीक है, तो बाबा गुरदीप सिंह जो है वो इससे संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, अपसौर की स्थिति कब होती है? देखो अपसौर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो सूर्य है तो सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सूर्य के कई बार अत्यधिक निकट तक आ जाती है और कई बार क्या हो जाती है, अत्यधिक दूरी तक चली जाती है। तो जब निकट होती है तो ये स्थिति होती है उपसौर की। ठीक है, जब निकट होता है तो ये स्थिति होती है उपसौर की, और जब अत्यधिक दूरी पर होती है तो ये स्थिति होती है अपसौर की। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अपसौर, मतलब कि पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो ये स्थिति बनती है 4 जुलाई को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो उपसौर की स्थिति बनेगी 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर करना, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? देखो पोतवाहक नहर पूछ रही है। ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, सबसे बड़ी नहर कौन सी है? पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर या फिर सू नहर। कौन सी नहर हो जाएगी जो सबसे बड़ी नहर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोतवाहक सबसे बड़ी नहर जो है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुएज नहर। निर्माण कब हुआ है सुएज नहर का? तो 1869 में। ठीक है, कब हुआ है? तो 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ है। और सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकरण कब होगा? तो 1956 में। निर्माण कब होता है? निर्माण होगा सुएज नहर का 1869 में। ठीक है, लेकिन इनका नेशनलाइज्ड कब किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण कब होगा? तो 1956 में होगा। तो सुएज नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 19वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में आता है? 19वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलो जल्दी से बताना भाई, निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में आता है? तो उत्तराखंड, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त सभी। 19वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में आता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप देखोगे नेपाल से सटे हुए ये क्षेत्र है आपके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये जो गुजरात वाला कच्छ वाला क्षेत्र, तो यहाँ सब जगहों पर भूकंप आते हैं। आप अक्सर देखते होगे दिल्ली में आपको भूकंप देखने को मिलता है, नेपाल में भूकंप देखने को मिलता है। तो ये सब नेपाल से सटे हुए अगल बगल के क्षेत्र हैं और यहाँ पर ये सारे क्षेत्र जो हैं वो उच्च तीव्रता वाली भूकंपीय मेखला में आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, 20वें प्रश्न का आंसर करो भाई सभी लोग। पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक जीव कहलाता है? 20वें प्रश्न का आंसर करना है, पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक जीव कहलाएगा? तो विषाणु कहलाएगा, कवक कहलाएगा, जीवाणु कहलाएगा या फिर बी और सी दोनों कहलाएगा? 20वें प्रश्न का आंसर करते चल रहा है। और देखो जितने लोग बाद में जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले ये काम कर दो, सेशन को एक बार लाइक करो, सेशन को एक बार शेयर करो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। अपघटक जीव की बात करेंगे तो कवक और जीवाणु दोनों आपके हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी और सी दोनों करेक्ट होगा, मतलब कि ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग प्रतिबंधित किया गया। तो बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? देखो अगर हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है।
अब इसमें अगर हम लोग बाल श्रम की बात करते हैं, मतलब कि बच्चे से काम कराने को प्रतिबंधित किया गया किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों के जोखिम भरे स्थानों पर काम करने को प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 20 सूत्री या फिर कहें गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम या फिर कहें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, तो देखो इसको शुरू किया गया है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछे कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा 20 सूत्री या फिर गरीबी उन्मूलन को कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? ऑप्शन सी हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। समय क्या है 5वीं पंचवर्षीय योजना का? तो ये है 1974 से लेकर के 1978 का। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय है। एक ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्ष तक चलेगी। ठीक है, तो इसी दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और गरीबी उन्मूलन का नारा दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना। हूणों ने भारत पर आक्रमण किसके काल में किया है? तो कौन सा राजा है जिसके काल में हूण भारत पर आक्रमण करते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त या फिर उपगुप्त? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23वें प्रश्न का आंसर करना है। जल्दी से आंसर करते चलो सभी लोग। सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। और स्कंदगुप्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्कंदगुप्त का नाम क्या मिलता है? तो स्कंदगुप्त का नाम मिलता है शक्रादित्य। ठीक है, ध्यान रखना, हूणों को पराजित किया था, लेकिन इनकी उपाधि क्या थी? तो इनकी उपाधि थी शक्रादित्य की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखो पहले युद्ध की बात हो रही है। पहला युद्ध कब हुआ है? 1526 में हुआ है। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? 24वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध होगा 1526 में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, चलो 25वें प्रश्न का आंसर करना। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई है और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर पटना में? 25वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और पहला अधिवेशन जो होगा वो आपका लखनऊ में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वें प्रश्न का ऑप्शन ए। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेंगे? तो सहजानंद सरस्वती करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। कौन सा राज्य लौटते मानसून से प्रभावित नहीं होता है? देखो यहाँ पर नहीं शब्द मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ये भारत है और जो लौटता हुआ मानसून है वो क्या करता है? वो यहाँ पर वर्षा करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर उड़ीसा देखोगे तो उड़ीसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु की बात करोगे, तमिलनाडु आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश जो है ये लौटते मानसून से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? चलो तो इस प्रश्न को तो हम लोग कर चुके हैं भाई, आज के इस सेशन में किए हैं। क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के जो जैविक सूचक होते हैं ये आपके कौन होते हैं? ये लाइकेन होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होने पर इसे किसे सौंपा जाता है? तो संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, महाधिवक्ता को या फिर उनमें से कोई नहीं? तो एक तो बात देखो, अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा तो इस विवाद का जो निपटारा है वो सिर्फ कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो इस अनुच्छेद को याद रखना।
ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसका फैसला कौन करेगा, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 29वें प्रश्न की तरफ। 29वें प्रश्न का आंसर करना, सरकारी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है। 29वें प्रश्न का आंसर करना है, तो सरकारी आयोग देखो कब आता है सरकारी आयोग, तो ये आएगा आपका 1983 में, 1983 में सरकारी आयोग आता है। और किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध, चुनाव सुधार, पंचायती राज, या में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। ठीक है, तो देखो मुद्रा संबंधी नोटों की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो मुद्रा संबंधी नोटों की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो पहले क्या थी, पहले ये आनुपातिक कोष प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, किस पर, तो आनुपातिक कोष प्रणाली पर आधारित थी पहले। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में ये क्या हो जाएगी, तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली जो है पहले ये आनुपातिक कोष प्रणाली पर आधारित थी, लेकिन अभी फिलहाल न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित है। चलो, तो शिक्षा से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आयोग है जो शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग, वुड डिस्पैच, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी। देखो सैडलर आयोग जो होगा, तो सैडलर आयोग ये आता है आपका 1917 में। ठीक है, सैडलर आयोग आएगा। वुड डिस्पैच की अगर लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो वुड डिस्पैच आपका 1853 का होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जो है तो ये लॉर्ड मैकाले वाला है, जिसको कब किया जाएगा, जिसको 1833 के एक्ट से अमल में लाया जाएगा। वुड डिस्पैच जो है ये आपका 1854 है, 53 नहीं 54 याद रखना। एक्ट तो 53 था, लेकिन ये जो वुड डिस्पैच है ये 1854 में आएगा, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी संबंधित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31वें प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न का आंसर करना, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा कर रहे छोटे छोटे शैल टुकड़ों को क्या कहते हैं। तो देखो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में, मंगल और अगर हम लोग बात करेंगे तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्या होगा, तो छोटे छोटे टुकड़े दिखने को मिलते हैं, कुछ छोटे छोटे शैल टुकड़े, शैल मतलब पत्थर। ठीक है, तो शैल टुकड़े देखने को मिलते हैं और इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा 32वें प्रश्न का। चलो आगे बढ़ते हैं। 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ग्रीन मफलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या फिर मृदा प्रदूषण। 33वें प्रश्न का आंसर करना है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने में मददगार होते हैं, ग्रीन मफलर कहा गया है। ठीक है, तो सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं वो पेड़ क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को बहुत कम कर देते हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोकने में मददगार होते हैं, और इन्हीं को ग्रीन मफलर कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 34वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, सागा दावा किस धर्म का पर्व है। सागा दावा किस धर्म का पर्व हो जाएगा, बौद्ध, इस्लाम, जैन, या फिर हिंदू। 34वें प्रश्न का आंसर करना है, सागा दावा जो है ये बौद्ध धर्म का पर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी 35वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पराक्रम के लिए दिया जाने वाला द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार कौन सा है। तो देखो पराक्रम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, तो पहले नंबर पर तो आपका परमवीर चक्र आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, आपसे द्वितीय श्रेणी का दूसरे नंबर का आपसे पूछा जा रहा है। तो पराक्रम के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है, एक तो परमवीर चक्र है, और दूसरे अगर हम की बात करेंगे द्वितीय श्रेणी के अगर हम लोग पुरस्कार की बात करेंगे तो ये महावीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा।
सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दो, सेशन को शेयर जरूर कर दो। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और एंशियंट हिस्ट्री के प्राचीन भारत के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और बहुत ही आसान आसान प्रश्नों को लेकर के आज के सेशन से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सारे लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उस काल को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है जिस काल के विषय में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है, लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे, प्राचीन काल कहेंगे या फिर ऐतिहासिक काल कहेंगे। पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। ऐसे काल के विषय में पूछ रहा है जहां पर कोई भी लिखित विवरण, कोई भी लिखित सामग्री, कोई लिखित साक्ष्य ना प्राप्त हो रहा हो, तो उस काल को हम लोग कहेंगे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। पहले प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया है। ठीक है, तो मानव का पहला जो पालतू पशु था वो क्या हो जाएगा, बैल, कुत्ता, गाय या फिर हाथी। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखो एकदम शून्य से हम लोग लेकर के चलेंगे। ऐसे लोगों के लिए ये सेशन ऐसे लोगों के लिए है जो एकदम मतलब एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में बहुत कमज़ोर है। ठीक है, और जिनका बेसिक नहीं क्लियर है तो उनके लिए ये वाला सेशन है। एकदम आसान आसान क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। और ध्यान रखना ये प्रश्न आसान तो है लेकिन साथ में इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम सबसे पहले कुत्ता जो है, या जो कुत्ते को जो है पहला पालतू पशु बनाया है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है। ठीक है, आधुनिक होमोसेपियंस की बात की जा रही है। बताइएगा जो आधुनिक होमोसेपियंस मानव है इनका उद्भव किस काल में हुआ है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तीसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उच्च पुरा पाषाण काल में आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया है। ठीक है, देखो आग की बात हो रही है, बताइएगा तो मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या फिर कांस्य काल। चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नव पाषाण काल में। ठीक है, मानव ने आग का प्रयोग कब, तो नव पाषाण काल में प्रयोग शुरू किया है। ठीक है, आग का। चलो अगले प्रश्न का आंसर करना। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। देखो पहला जो पालतू पशु था वो तो कुत्ता था, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया, तो पहली धातु कौन सी हो जाएगी। पांचवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। लोहा, चांदी, तांबा या फिर पीतल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट होगा। तांबा पहली धातु है जिसका मानव ने प्रयोग किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो। छठवें प्रश्न का आंसर करना। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल क्या है। अब देखो पहला पशु कुत्ता था, पहली धातु तांबा थी। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी। चावल, जौ, गेहूं या फिर उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई। देखो पहली आपसे पूछ रहा है, ठीक है, पहली पूछ रहा है। देखो मानव जो है वो इन सभी फसलों को उगाता था,
चावल भी उगाता था, जौ भी उगाता था, गेहूं भी उगाता था, सभी को उगाता था। लेकिन पहली आपसे पूछा जा रहा है तो पहली जो फसल है वो है जौ। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन क्या होगा, बी हमारा करेक्ट होगा। और ऋग्वेद में जो जौ है इसके लिए कौन सा शब्द मिलता है, तो इसके लिए यौ शब्द मिलता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जौ के लिए यौ शब्द देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी जौ जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये पहली फसल है जो मानव के द्वारा उगाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न का आंसर करना। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना है? सातवें प्रश्न का आंसर करना भाई। मानव, देखो उत्पादक और उत्पादक के साथ साथ क्या पूछ रहा है, उत्पादक के साथ साथ आपसे पूछ रहा है उपभोक्ता। तो किस काल में मानव उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता बना है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। ठीक है, तो नवपाषाण काल में क्या हो जाएगा, तो मानव जो था वो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवपाषाण काल से पहले मानव उत्पादन के विषय में जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलो आठवें प्रश्न का आंसर करना। कौन पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? आठवें प्रश्न का आंसर करो भाई। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर पुरातत्वविद है, पुरातत्व जानकार है जो हड़प्पा के उत्खनन से, हड़प्पा की अगर हम लोग बात करेंगे खोज कब होगी, तो हड़प्पा की खोज होती है 1921 में। ठीक है, कब होगी, 1921 में हड़प्पा की खोज होगी। और कौन इससे संबंधित है, तो ये आपके हो जाएंगे दयाराम साहनी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो दयाराम साहनी हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा की खोज से दयाराम साहनी संबंधित है। चलो 9वें प्रश्न का आंसर करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? 9वें प्रश्न का आंसर करना। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलेगी? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या फिर चनहूदड़ो से? करेक्ट आंसर क्या होगा, 9वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो की खोज कब होगी, तो मोहनजोदड़ो की खोज होगी 1922 में। ठीक है, 1922 में इसकी खोज होगी। और कौन करेगा, तो राखल दास बनर्जी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो पशुपति की मोहर की बात हो रही है हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या फिर रंगपुर से। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिलेगी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से ही आपको एक योगी की मूर्ति मिलती है। और उस योगी की मूर्ति से अंदाजा लगाया जाता है कि जो ये मूर्ति है ये पशुपति शिव की मुद्रा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न का आंसर करना। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? गोदीवाड़ा मतलब कि क्या कह सकते हैं, गोदीवाड़ा को हम लोग बंदरगाह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गोदीवाड़ा या फिर आपसे पूछे बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका लोथल से। ठीक है, कहाँ से, तो लोथल जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल से आपको गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर ये है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ पर है, तो लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको विशाल स्नानागार देखने को मिलेगा। और कहाँ पर है ये, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या फिर सुतका गेंडोर? 12वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से आपको विशाल स्नानागार देखने को मिलता है। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल? तो किस काल में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था पशुपति शिव योगी की मूर्ति आपको कहाँ पर मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको सिंधु सभ्यता में। तो मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ठीक है, देखो 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 विकल्पों में से 4 ऑप्शन में से कोई एक ही आपको चूज करना है। बताइएगा ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे?
प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की या फिर माता की। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, ऋग्वैदिक आर्य जो है ये प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, किसकी? तो प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ निवास किए थे? ठीक है, देखो आर्यों का निवास स्थान आपको भारत में पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले ये कहाँ पर निवास किए थे। सप्त सैंधव, गंगा यमुना दोआब, दक्षिण भारत या फिर उपरोक्त सभी। 15वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, सप्त सैंधव क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में निवास किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या? अब देखो आर्यों से मूल निवास स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। अभी क्या पूछा गया था? आर्यों से भारत के निवास स्थान के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अभी आर्यों का मूल निवास स्थान पूछा गया है कि कहाँ पर ये रहते थे और कहाँ से ये भारत में आए हैं। तो 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया माइनर, जो कि मध्य एशिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसे आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। और किसके अनुसार? तो देखो ये माना जाता है मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो मैक्स मूलर हैं और इनके अनुसार माना जाता है कि आर्य जो है वो कहाँ से? तो वो एशिया माइनर या फिर मध्य एशिया से है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। 17वें प्रश्न का आंसर करना है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये ऋग्वेद में हो जाएगा। ठीक है, कौन से मंडल में? तो तीसरे मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ठीक है, मतलब कि सत्य की ही विजय होती है, तो सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। इसको लिया कहाँ से गया है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति। 18वें प्रश्न का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किसको समर्पित है? सोम को, अग्नि को, इंद्र को या फिर वरुण को। ठीक है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करें तो किसको समर्पित है? तो ये सोम को समर्पित है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो किस देवता का उल्लेख है तो वो आपके हो जाएंगे कौन? इंद्र का। ठीक है, तो इंद्र का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख है, 250 बार। अग्नि का क्या हो जाएगा? अग्नि दूसरे देवता हैं जिनका सबसे ज्यादा उल्लेख है, 200 बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? अब ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, चलो 21वें प्रश्न का आंसर करना, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने ले लिया था? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो इंद्र के स्थान पर कौन सा देवता आ जाएगा? वरुण आ जाएगा, प्रजापति आ जाएगा, विष्णु आ जाएगा या फिर महेश आ जाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में देखो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर कहा गया और सबसे ज्यादा श्लोक जो है 250 श्लोक जो है वो इंद्र के लिए है। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कोई अन्य महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये कौन होगा? कौन इनका स्थान लेगा? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्रजापति। ठीक है, 21वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रजापति। 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। 22वें प्रश्न का आंसर करो, कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यजुर्वेद। रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। और यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करेंगे तो यजुर्वेद में आपको क्या हो जाएगा? तो आपको कर्म कांडों का उल्लेख देखने को मिलेगा। तो कर्म कांडों का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में है और गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर घनानंद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो उदयन ने की है। ऑप्शन
सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है गंगा और सोन नदी के तट पर। 24वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हर्यक वंश में किस राजा की उपाधि कुर्णिक थी। ठीक है, तो कौन सा राजा है हर्यक वंश में जिसको कुर्णिक के नाम से जाना जाता था। तो अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार या फिर बिंदुसार। 24वें प्रश्न का आंसर करना है, हर्यक वंश में कौन सा राजा जिसको कुर्णिक के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएंगे। ठीक है, 24वें प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, अजातशत्रु। चलो आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होगा, तो ये होगा 326 ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होगा और इस समय किसका शासन था, महापद्नंद, गानानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, घनानंद। ठीक है, तो घनानंद का सिकंदर जो है मगध पर शासन था जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। किसने वैशाली को राजधानी बनाया। तो महापद्नंद, कालाशोक, शिशुनाग या फिर बिंदुसार। तो कौन हो जाएंगे जिसने वैशाली को राजधानी बनाया है। ठीक है, तो देखो वैशाली को राजधानी किसने बनाया था। 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग जो है ये पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली स्थानांतरित करता है, वैशाली को राजधानी बनाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न का। सर्व छत्रांतक की उपाधि किसने धारण की थी। महापद्नंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजातशत्रु। तो कौन है जो सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण करेगा, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। ठीक है, सर्व छत्रांतक उपाधि महापद्नंद की। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सिकंदर, सिकंदर कहाँ का शासक था। तो देखो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करेगा। अब ये कहाँ का शासक था, मकदूनिया का, बेबीलोन का, ईरान का या फिर मिस्र का। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मकदूनिया का राजा था। ठीक है, तो सिकंदर जो है मकदूनिया का राजा था। अगर इनके पिता की बात करेंगे तो पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो पिता का नाम है फिलिप। ठीक है, ध्यान रखना सिकंदर के पिता का नाम फिलिप है, मकदूनिया का राजा है और 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। 29वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सिकंदर और पोरस के मध्य बितस्ता का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर है कि सिकंदर और पोरस के जो मध्य युद्ध होगा ये बितस्ता का युद्ध है। ठीक है, बितस्ता का युद्ध है, किस नदी के किनारे हुआ है, झेलम, चिनाब, ब्यास या फिर सतलज। तो देखो झेलम नदी का ही प्राचीन नाम बितस्ता था, तो ये युद्ध झेलम नदी के किनारे होगा। सिकंदर और पोरस का जो युद्ध है इसे झेलम के युद्ध या फिर बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, महावीर ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था। अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या फिर अहिंसा। तो महावीर स्वामी की बात हो रही है, बताइएगा 5वां। महावीर स्वामी से पहले 4 महाव्रत हुआ करते थे और जब महावीर स्वामी आते हैं तो इसमें एक 5वां महाव्रत जोड़ देंगे। वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। क्या करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक आचरण है, उपरोक्त सभी है। चलो 32वें प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। तो प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है या फिर हिंदी है। महावीर स्वामी की बात हो रही है। जैन धर्म के जो दार्शनिक होंगे या फिर जैन धर्म के जो लेखक होंगे, जैन धर्म के जो साहित्य होंगे, जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं वो सारी क्या हो जाएंगी आपकी, तो वो सब आपकी प्राकृत भाषा में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वो सारी आपकी प्राकृत भाषा में है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया है वो भी किस में, प्राकृत भाषा में दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या फिर पावापुरी। महावीर स्वामी, देखो महावीर स्वामी की अगर हम लोग माता की बात करेंगे तो महावीर स्वामी जो है इनकी माता जो है वो लिच्छवी से संबंधित थी। ठीक है, लिच्छवी वंश की थी
और इनका जो जन्म होगा वो वैशाली में होता है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो होगा वो वैशाली में होगा। और अगर हम लोग मृत्यु की बात करते हैं, ठीक है, तो मृत्यु जो होगी इनकी वो होगी पावापुरी में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में होगा, लिच्छवी गणराज्य में, और मृत्यु पावापुरी में होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर पावापुरी। पहली जैन संगीति आपसे पूछ रहा है, बौद्ध नहीं पूछ रहा है, जैन संगीति पूछ रहा है। और पहली जो जैन संगीति हुई थी ये वल्लभी गुजरात में आयोजित हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली जैन संगीति वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या फिर बोध गया में। 35वें प्रश्न की बात करेंगे और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला उपदेश देखो इन्होंने दिया है सारनाथ में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया है तो इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया है सारनाथ में, इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, तो देखो बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन होंगे? उपाली, आनंद, वसुमित्र या फिर सर्वगामी। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो बुद्ध के प्रिय शिष्य जो है ये आनंद है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, उज्जैन में या फिर श्रवणबेलगोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो देखो ये अपना अंतिम समय जो है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताते हैं। ठीक है, किसके साथ कर्नाटक जाएंगे? ये श्रवणबेलगोला जाएंगे। तो ये है भद्रबाहु। ठीक है, जैन आचार्य हैं भद्रबाहु, और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर, घनानंद, सेलुकस, डायमेकस। मेगास्थनीज, तो देखो मेगास्थनीज जो है ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेलुकस निकेटर का राजदूत था। किसके समय में भारत आता है? तो देखो ये आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आते हैं मेगास्थनीज। ठीक है, और सेलुकस के राजदूत हैं और इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है, तो इनकी पुस्तक हो जाएगी इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? जैन, बौद्ध, आजीवक या फिर शैव। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन आचार्य हैं भद्रबाहु, उनके साथ कर्नाटक चले जाते हैं। तो ये अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वें प्रश्न का ऑप्शन ए। 41वें प्रश्न की बात करेंगे, अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? 261 ईसा पूर्व, 69 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व या फिर 292 ईसा पूर्व। तो देखो जो ये अशोक है ये 269 ईसा पूर्व में राजा बनता है। ठीक है, और राजा बनने के क्या हो जाएगा? राजा बनने के 8वें वर्ष। ठीक है, 8वें वर्ष ये क्या करता है? तो ये कलिंग युद्ध आक्रमण करेगा। मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 42वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, इंडिका और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक का नाम? अभी देखो मैंने आप लोगों को बताया था इंडिका के लेखक का नाम। ठीक है, तो इंडिका के लेखक कौन बताया था मैंने आपको? मेगास्थनीज बताया था। लेकिन देखो मेगास्थनीज आपको दो जगहों पर दिख जाएंगे, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो इंडिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो मेगास्थनीज हो जाएगा, और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो ये कौटिल्य की पुस्तक हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है और
अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की पुस्तक। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 43वें प्रश्न का आंसर करना है। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले देखो, अगर आपसे ये पूछे कि पता किसने लगाया था, तो पता लगाया था स्टीफन थैलर ने। कब लगाया था? 1750 में स्टीफन थैलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का पता लगाया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसने पढ़ा था, तो करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। कब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बिंदुसार, अशोक, सुमित्रशुंग या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? जो सांची का जो स्तूप है ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इस स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अशोक ने करवाया। आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की? देखो, यूनानी जो लेखक हैं, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। और इस शब्द से पहचान कौन करेगा? स्मिथ, जॉन फिलिप, विलियम जोन्स या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान विलियम जोन्स करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अशोक के किस अभिलेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता? देखो, कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन अभी किस अभिलेख से, अशोक के किस अभिलेख से इसके विषय में जानकारी मिलती है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 13वें शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख से उसके कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, नायक, अस्थनिक या फिर उपरोक्त सभी। मौर्य काल में गुप्तचर की बात हो रही है, तो गुप्तचर को क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें उल्लेख किया गया है कि मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्राचीन भारत के आज 47 प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के सेशन में प्रश्न आसान थे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एकदम जीरो से हम लोग चल रहे हैं, शून्य से चलेंगे प्राचीन इतिहास में। ये पहला पार्ट है और बहुत जल्दी आपको दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और ज़्यादा नहीं, बस 20 प्रश्नों की बात करेंगे। और 20 के जो ये प्रश्न, जो 20 प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जल्दी से सारे लोग आ जाओ, फटाफट 20 प्रश्नों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं छोटू सीरीज को। और पहले प्रश्न का आंसर करना, भारत में कागजी मुद्रा कब से आरंभ हुई है? ठीक है, तो किस वर्ष से भारत में कागजी मुद्रा को शुरू किया गया है? 1861, 1601, 1717 या फिर 1542। भारत में किस वर्ष से कागजी मुद्रा को प्रारंभ किया गया है? अब देखो, मुद्रा तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, है ना। तो मुद्रा है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो कागजी मुद्रा कब से प्रारंभ हुई है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो गया, 1861। ठीक है भाई बात। तो 1861 में भारत में कागजी मुद्रा को शुरू किया गया। जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। देखो 20 ही प्रश्न करने वाला हूं, तो सेशन को एक बार शेयर कर दो ताकि सारे लोग जुड़ जाएं। ऐसा ना हो कि जब तक वो लोग जुड़े तब तक सेशन ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाए।
अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की बात की जा रही है, फाल्गुन, माघ, चैत्र या फिर ज्येष्ठ। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग बताना। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम जो है माह कौन सा होता है। और देखो ये प्रश्न पेट का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बताइएगा क्या होगा। तो पहला जो महीना होता है, जो पहला माह होता है, ये आपका चैत्र होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चैत्र। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर करना, हमारे राष्ट्रीय गीत में किसका उल्लेख किया गया है। तो कौन सा आंदोलन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। किसने इसकी रचना की है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। अब जो ये हमारा वंदे मातरम है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसमें किस आंदोलन का उल्लेख किया गया है, बहाबी आंदोलन, कूका आंदोलन, नील आंदोलन या फिर सन्यासी आंदोलन। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सन्यासी आंदोलन का उल्लेख किया गया। ठीक है, आंदोलन कौन सा होगा, तो सन्यासी आंदोलन। ठीक है, सन्यासी आंदोलन में हमारे राष्ट्रीय गीत का उल्लेख, हमारे राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत जो हमारा कौन सा है, वंदे मातरम है, तो वहाँ पर सन्यासी आंदोलन का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर करना, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है। ठीक है, बताइएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। अब ये पहले हैं तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे, तो बताइएगा कौन है। तो देखो ये 1909 में, ठीक है, कब, तो 1909 में ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं और पहले व्यक्ति हो जाएंगे रॉबर्ट पियरी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो रॉबर्ट पियरी जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथे प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं, 1909 में पहुंचते हैं। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। पांचवें प्रश्न का आंसर करो भाई सभी लोग। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, 13 मई, 26 जुलाई या फिर 28 फरवरी को। करेक्ट आंसर क्या होगा, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11 मई को। ठीक है, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। छठवें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है, क्रिकेट, जूडो, फुटबॉल या फिर कबड्डी। छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो। बाद में जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रिकेट होगा। ठीक है, तो रानी झांसी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट खेल में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। नई दिल्ली में स्थित अंबेडकर स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम है, और जो ये अंबेडकर स्टेडियम है ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, क्रिकेट के लिए, बैडमिंटन के लिए, टेनिस के लिए या फिर फुटबॉल के लिए। सातवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर जो स्टेडियम है ये फुटबॉल ग्राउंड है और फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। देखो ये एक क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन, और कहाँ पर है ये आपको बताना है, कानपुर, पटना, कोलकाता या फिर मुंबई। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट सारे लोग आंसर करो। तो ईडन गार्डन की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोलकाता में ये स्टेडियम है। मुंबई में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई में कौन सा है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से, बैडमिंटन से, शतरंज से या फिर टेबल टेनिस से। नवे प्रश्न का आंसर करना भाई सभी लोग, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है, नवे प्रश्न का आंसर करना है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके चेस से, शतरंज प्लेयर है। ठीक है, विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 10वें प्रश्न का आंसर करना, अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, तो 10वें प्रश्न का आंसर करना, अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज या फिर मुक्केबाजी। 10वें प्रश्न का आंसर करते चलो भाई, तो अजलन शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। थॉमस कप किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में दिया जाता है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, जूडो से है या फिर बैडमिंटन से है। 11वें प्रश्न का आंसर करना भाई, थॉमस कप किस खेल में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बैडमिंटन में। ठीक है, कहाँ पर, तो बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है।
12वें प्रश्न का आंसर करना, कौन सा खिलाड़ी है जो ब्लैक डायमंड के रूप में जाना जाता था, ठीक है, ब्लैक डायमंड के रूप में प्रसिद्ध था, बताना कौन सा खिलाड़ी होगा, रोनाल्डो, मेसी, पेले या फिर बाईचुंग भूटिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पेले जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये ब्राज़ील के प्लेयर हैं और अभी कुछ दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई है और ये जो है ब्लैक डायमंड के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेले। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है, तो शतरंज का आपने देखा होगा, शतरंज आपने चेस खेला होगा, तो जो बोर्ड होता है, जो भी आपका शतरंज होता है, चेस होता है, तो उसमें कितने आपको ब्लैक एंड वाइट करके कितने आपको, ठीक है, कॉलम देखने को मिलते हैं, तो 32, 72, 52 या फिर 64। क्या करेक्ट आंसर होगा, 13वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 64 खाने, ठीक है। आपको क्या होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 64 आपको कॉलम वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो फुटबॉल, बेसबॉल, आइस हॉकी या फिर रग्बी। 14वें प्रश्न का आंसर करो भाई सभी लोग। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसबॉल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 15वें प्रश्न की तरफ। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो खेल की बात हो रही है, तो 2 खिलाड़ी होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 4 प्लेयर होते हैं, ठीक है। पोलो खेल में कितने, तो 4 प्लेयर होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 16वें प्रश्न की तरफ। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है, बताइएगा। तो सार्क देशों, सार्क की अगर हम लोग बात करेंगे, सार्क की स्थापना कब हुई है, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सार्क का जो मुख्यालय है ये है काठमांडू में, ठीक है। कहाँ पर, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय 1985 में स्थापना होती है। और सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के जो साफ्टा है ये 2006 से लागू होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वें प्रश्न का ऑप्शन डी। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लियोन, लुसाने, जिनेवा, एम्स्टर्डम। 17वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लुसाने। कहाँ पर पड़ेगा ये, तो ये लुसाने जो है ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड में पड़ेगा आपका लुसाने, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर करना। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है, 18वें प्रश्न का आंसर करना भाई। जो राष्ट्रमंडल खेल हैं तो इनका आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है, 2, 3, 4 या फिर 5। फटाफट आंसर करते चलो। 18वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं ये 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं ये 4 वर्षों के अंतराल पर होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले 19वें प्रश्न की तरफ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो बर्लिन, पेरिस, कोपेनहेगन या फिर ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ की बात हो रही है, देखो यूरोपीय संघ जो है स्थापना 1993 में होगा, ठीक है। तो स्थापना 1993 में होगा, 1993 में होगा। और यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये ब्रुसेल्स में है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और यहाँ पर ब्रुसेल्स में क्या हो जाएगा, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, स्थापना 1993, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 20वें प्रश्न की बात करेंगे। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो देखो पहला वाला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, लेकिन अब कौन सा सही, यहाँ पर आपको 3 तारीख दी गई, 18 मई 1974, ठीक है, 11 मई 1998, 13 मई 1974 या फिर 11 मई 1974। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 18 मई 1974 को पहला सफल परमाणु परीक्षण होगा। और इसको क्या किया जाएगा, इसको क्या नाम दिया जाएगा, तो इसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, तो स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया जाएगा, इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया जाएगा। इंदिरा गांधी जी के समय में किया जाएगा
कब? 18 मई, डेट याद रखना, 18 मई 1974 को पहला परमाणु सफल परीक्षण किया जाएगा। तो ये 20 प्रश्न थे, छोटा सा सेशन था और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सेशन को जितने लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के महत्वपूर्ण सेशन के साथ। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो, सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार शेयर कर दो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने एकदम आसान प्रश्नों से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो इनका अनुपात कितना हो जाता है। ठीक है, पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। पहला प्रश्न आसान रखा हूं, ठीक है, और पहले प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो जल्दी से बताना पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। और देखो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक करते चलो, सेशन को शेयर करते चलो। ठीक है भाई बात, चलो बहुत अच्छे। पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, तो 3:2 होगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो देखो एक बात तो क्लियर है कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, तो राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा क्या हो जाएगा, शक संवत हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को स्वीकार किया गया है। प्रश्न ये बन जाता है कि शक संवत को कब स्वीकार किया गया है, 22 मार्च 1950, 26 जनवरी 1950, 22 मार्च 1957 या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कुली के लेखक कौन है। तो कुली नामक जो ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। नीरज चंद्र चौधरी, मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण या फिर खुशवंत सिंह। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करते चलो भाई। ठीक है, कुली नामक जो पुस्तक है तो इसके लेखक कौन है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग कुली नामक पुस्तक की बात करेंगे तो मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। द ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है। ब्रोकन विंग नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। सरोजनी नायडू होंगी, इंदिरा गांधी होंगी, मेनका गांधी होंगी या फिर कोकिला बेन होंगी। ठीक है, चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। ब्रोकन विंग नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। सरोजनी नायडू जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ब्रोकन विंग की लेखिका। ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर करना है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपसे पूछ रहा है, 5 जून को मनाते हैं, 27 जून को मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं या फिर 29 अगस्त को मनाते हैं। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और अगर अभी भारत की बात करेंगे तो भारत जनसंख्या के मामले में कहां पर पहुंच गया है, पहले स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है भाई बात, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, 5 जून की बात करते हैं तो 5 जून को हम लोग क्या करते हैं, 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त की बात करेंगे तो 29 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर करना, चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपने बचपन में देखा होगा एक सीरियल आता था, चंद्रकांता नाम से एक सीरियल आता था, ठीक है। तो ये चंद्रकांता के लेखक कौन है ये आपको बताना है। देवकी नंदन खत्री, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। छठवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, देवकी नंदन खत्री। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, स्टेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सातवें प्रश्न का आंसर करना है, स्टेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, वी.एस. नायपॉल या फिर अरुंधति रॉय। सातवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करते चलो। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। सातवें प्रश्न का आंसर करना क्या करेक्ट हो जाएगा? तो स्टेनिक वर्सेज की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सलमान रुश्दी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो सलमान रुश्दी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया, ठीक है। तो बाबर आजम जो है ये आउट हो गए हैं, तो ये भी सुनते चलो भाई, ठीक है। बाबर आजम जो है ये बोल्ड हो गए हैं और इनको जो है बोल्ड कर दिया है किसने? हार्दिक पांड्या ने बोल्ड कर दिया, ठीक भाई। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की पुस्तक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वी तिमोर किसकी राजधानी? भाई ठीक है, आप लोग मैच छोड़ करके मेरी क्लास ले रहे हो तो इतना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को बताता रहूं क्या चल रहा है भारत पाकिस्तान मैच में। चलो पूर्वी तिमोर की बात करेंगे। पूर्वी तिमोर राजधानी क्या हो जाएगी? विक्टोरिया हो जाएगी, रबात हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं। आठवें प्रश्न का आंसर करना भाई, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? तो पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है, रबात है, दिल्ली है या फिर इनमें से कोई नहीं है। आठवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या हो जाएगी? तो दिल्ली हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना, हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन है? ठीक है, तो हृदय को ट्रांसप्लांट करने वाले, हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन है? वी वेणुगोपाल, आर के अग्रवाल, ए के ठाकुर या फिर वी रंगराजन। 9वें प्रश्न का आप लोग आंसर करते चलना भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन वी वेणुगोपाल। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना भाई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय कौन है? चलो 10वें प्रश्न का आंसर करना भाई, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ए.एस. अहलूवालिया, ए.एस. आनंद, हीरालाल जे कानिया या फिर नागेंद्र सिंह। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय जो है ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, नागेंद्र सिंह हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी नागेंद्र सिंह हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर करना। 11वें प्रश्न की बात करते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर, देखो उत्तरी ध्रुव की हम लोग बात कर चुके थे पिछले सेशन में, अब इस सेशन में हम लोग दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? 11वें प्रश्न का आंसर करना है, रॉबर्ट पियरी, अमंडसेन, कोलंबस या फिर मार्को पोलो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी होगा, अमंडसेन हो जाएंगे। किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? तो नॉर्वे के हैं अमंडसेन, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। भारत की पहली महिला जिसने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। 12वें प्रश्न का आंसर करो,
ठीक है, तो भारत की तरफ से पूछा जा रहा है, भारत की तरफ से या भारत की पहली महिला जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन या फिर रीता फारिया। 12वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन आपके डी हो जाएगा, रीता फारिया हो जाएंगी। ठीक है, कौन हो जाएंगी, तो रीता फारिया हो जाएंगी, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना सभी लोग 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनेंगी, अभी मिस यूनिवर्स का बताना है। ठीक है, अभी किसका बताना है, तो अभी मिस यूनिवर्स का बताना है। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, सुष्मिता सेन हो जाएंगी। ठीक है, कौन है, तो सुष्मिता सेन पहली भारतीय है जो मिस यूनिवर्स बनती हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कस्तूरबा गांधी या फिर अरुणा आसफ अली। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी आपकी इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो क्या हो जाएंगी, जो भारत रत्न से सम्मानित की गई हैं। ठीक है भाई, इतनी बात, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित पहले गैर भारतीय कौन बने। अब देखो, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला की हम लोगों ने बात कर ली। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बताना है कि पहले गैर भारतीय कौन बने हैं। तो मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। 15वें प्रश्न की बात करेंगे, कौन बने हैं भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय कौन बने हैं, तो ये हो जाएंगे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और किस वर्ष में, अगर वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष हो जाएगा 1987 में। ठीक है, 1987 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे या फिर जेबी कृपलानी। 16वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन जाएंगे, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विनोबा भावे। ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। और ठीक है, किस वर्ष ये प्राप्त करते हैं, तो ध्यान रखना 1958 में। ठीक है, कब प्राप्त करते हैं, तो 1958 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का आंसर करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है। अब देखो, ये पहली महिला हैं तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है। लक्ष्मी सहगल, अरुणा आसफ अली, कमला नेहरू या फिर विजया लक्ष्मी पंडित। 17वें प्रश्न का आंसर करते चलना सभी लोग। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन डी यहाँ पर जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 18वें प्रश्न का आंसर करना। शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर, गुलमर्ग, दार्जिलिंग या फिर ऊटी। शालीमार बाग ये कहाँ पर स्थित है, फटाफट आंसर करते चलो। और जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर कर दो। ठीक है, 18वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनगर में। ठीक है, कहाँ पर, तो श्रीनगर में शालीमार बाग जो है ये स्थित है। ठीक है, शालीमार बाग जो है श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करना। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो हम्पी, कोणार्क,
मैसूर या फिर पुरी। ब्लैक पैगोडा, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोणार्क में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं और ये कोणार्क में स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य होगा, तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है। निर्माण इसने किसने कराया है, तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। फार्मोसा किस देश का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो फार्मोसा ताइवान, चीन, थाईलैंड या फिर सुमात्रा। 20वें प्रश्न का आंसर करना भाई। फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न की बात करेंगे, फटाफट आंसर करते चलो सभी लोग। 20वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा। ठीक है, फार्मोसा किस देश का प्राचीन नाम है, तो ताइवान। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। पूर्व में किस देश को श्याम के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा देश है जिसका पहले नाम श्याम था, बताइएगा। तो कौन सा देश है जिसका पहले नाम श्याम था, कंबोडिया, थाईलैंड, चीन या फिर हवाई द्वीप। 21वें प्रश्न का आंसर करना भाई। कौन सा देश है जिसका पहले नाम श्याम था, श्याम के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड का पहले नाम श्याम था। 21वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का सरकारी दस्तावेज किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन बुक, व्हाइट पेपर, व्हाइट बुक या फिर ऑरेंज बुक। ठीक है, बताइएगा। ग्रीन बुक के नाम से जाना जाएगा, व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाएगा, व्हाइट बुक के नाम से जाना जाएगा या फिर ऑरेंज बुक के नाम से जाना जाएगा। 22वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, व्हाइट पेपर। भारत का जो सरकारी दस्तावेज है उसको व्हाइट पेपर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वें प्रश्न का आंसर करना। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भारतनाट्यम की बात करेंगे तो बताइएगा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का। ठीक है, भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, क्या है, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कि अगर हम लोग कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक का क्या होगा, तो कर्नाटक का होगा यक्षगान। ठीक है, और अगर हम लोग केरल की बात करते हैं तो केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे, केरल के हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा कौन सा, डी वाला करेक्ट होगा, तमिलनाडु। लोक नृत्य भरतनाट्यम है। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो बताइएगा। शिव कुमार शर्मा जो हैं तो ये क्या हो जाएंगे भाई, इनका संबंध किससे है, संतूर वादन से है, शहनाई से है, सरोज वादन से है या फिर पखावज से है। चलो जल्दी से 24वें प्रश्न का आंसर करो भाई। शिव कुमार शर्मा किससे इनका संबंध है, 24वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, संतूर वादन से है। ठीक है, किससे है, तो संतूर वादन से इनका संबंध है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अमजद अली खान का संबंध किससे है, 25वें प्रश्न का आंसर करो भाई। अमजद अली खान का संबंध किससे है, सरोज वादन से, सितार वादन से, वायलिन वादन से या फिर वीणा वादन से। अमजद अली खान का संबंध किससे हो जाएगा, किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा। 25वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन ए सरोज वादन से। ठीक है, किससे, तो सरोज वादन से हो जाएगा अमजद अली खान का संबंध। ऑप्शन ए जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं, 26वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन है। ठीक है, बताइएगा तो कौन है जो ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय है। सत्यजीत रे, मृणाल सेन, स्मिता पाटिल या फिर भानु अथैया। 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा।
कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले कौन हो जाएंगे। 26वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भानु अथैया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना किस वर्ष की गई है। ठीक है, तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना किस वर्ष की गई है। 1969 में, 1966 में, 1963 में या फिर 1960 में। फटाफट आंसर करते चलो, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1963 में। ठीक है, तो 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना की गई है। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। 1947, 1948, 1949 या फिर 1952 में। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग आंसर करते चलो। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1948 में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 29वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 29वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, चलो जल्दी से बताना। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 7 वर्ष का। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कार्यकाल की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने का, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषाओं में कौन नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, तो बताना। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो उनमें कौन सी भाषा नहीं है। अंग्रेजी और फ्रेंच, चीनी और रूसी, अरबी और स्पेनिश, मंदारिन और हिंदी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 30वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषाओं में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, मंदारिन और हिंदी जो है ये मान्यता प्राप्त भाषाओं में नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये मान्यता प्राप्त भाषाओं में नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31वें प्रश्न का आंसर करना, अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। ठीक है, तो अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। लूना 1 है, अपोलो 11 है, स्पुतनिक 1 है या फिर जेमिनी 8 है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह लूना 1, अपोलो 11, स्पुतनिक 1 या फिर जेमिनी 8। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे 31वें प्रश्न की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पुतनिक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रूस के द्वारा छोड़ा गया था और किस वर्ष में छोड़ा गया है, तो 1957 में, 1957 में रूस सोवियत संघ के द्वारा इसको छोड़ा गया है। स्पुतनिक 1 को पहला कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगेगा उसकी मैक्सिमम जो टाइम ऑफ पीरियड है वो क्या होगा, 6 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 3 वर्ष। चलिए जल्दी से बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन, अच्छा देखो राष्ट्रपति शासन जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपके आर्टिकल 356 में, 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और मैक्सिमम जो लगता है वो आपके कितने, तो 3 वर्ष के लिए लगेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो समय होगा वो 3 वर्ष के लिए लगाया जाएगा। 33वें प्रश्न का आंसर करना, स्वतंत्र भारत के पहले जो निर्वाचन आयुक्त हैं तो ये कौन है। तो स्वतंत्र भारत के पहले आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन है। फटाफट आंसर करो, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर, सुकुमार सेन, स्वामीनाथन या फिर TN शेषन। क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग बताइएगा, फटाफट आंसर करिएगा।
तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा सुकुमार सेन। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को। 34वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। और उच्च न्यायालय की आधिकारिक सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा उच्च न्यायालय है जिसके पास सर्वाधिक आधिकारिक क्षेत्र है, जिसका अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है? कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी या फिर मद्रास? 34वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई। कौन सा उच्च न्यायालय है जिसकी अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देखो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी अधिकारिता देखो एक तो असम में है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पर है? तो नागालैंड में है। और फिर कहाँ पर हो जाएगा? और आपका मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो मिजोरम में। तो ये 4 राज्य हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो इसकी क्षेत्राधिकार सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, 35वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 35वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 सदस्य, 10 सदस्य, 8 सदस्य या फिर 12 सदस्य? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताना भाई, क्या करेगा राष्ट्रपति? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 सदस्य। देखो पहले क्या होता था, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में क्या होता था? तो राज्यसभा में 12 सदस्य, कुल मिलाकर के 14 सदस्य मनोनीत करता था। लेकिन अभी जो ये 2 सदस्य मनोनीत होते थे, इनको 104वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, कौन सा? तो 104वें संशोधन के द्वारा ये जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे इनको समाप्त कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति सिर्फ 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 सदस्य। तो ये आज के सेशन में 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। तो शेयर जरूर कर दो सभी लोग। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के पेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन तथा बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान है? तो बताइएगा, बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा स्थान होगा जो क्या होगा, जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, तीर्थ स्थान है। राजगीर होगा, नालंदा होगा, बोधगया होगा या फिर वैशाली होगा? तो पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करो और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर कर दो। तो पहले प्रश्न का आंसर करना, बिहार में कौन सा ऐसा स्थान है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वैशाली है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वैशाली बिहार में है और ये जो स्थान है ये जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण होगा भाई? तो देखो अगर हम लोग वैशाली की बात करेंगे तो वैशाली जो है ये लिच्छवी लोग रहते थे। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है और वैशाली महाजनपद में महावीर स्वामी का जन्म होता है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध ने वैशाली में ही क्या किया था? तो वैशाली में ही संघ में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दी थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो है वो भी यहाँ पर सभा करते हैं और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो वैशाली क्या हो जाएगा? ये बौद्ध धर्म का तीर्थ, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थान है बिहार में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया था? ठीक है, बताइएगा भाई। दूसरे प्रश्न का आंसर करना है। गुप्त राजाओं के बाद
किस राजवंश के शासकों ने? तो देखो, एक तो गुप्त राजाओं ने अपना राजकीय चिन्ह गरुड़ को माना था। ठीक है, गुप्त राजाओं ने क्या किया था? राजकीय चिन्ह गरुड़ को माना था। अब गुप्त राजाओं के बाद दूसरे कौन से राजवंश के राजा हैं जिनका राजकीय चिन्ह जो है वो गरुड़ है? तो राष्ट्रकूट होंगे, पल्लव होंगे, वर्धन होंगे या फिर चोल होंगे। दूसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पल्लव वंश के जो राजा है। ठीक है, कौन है? तो जो पल्लव वंश के राजा हैं इन्होंने भी क्या किया था? अपना राजकीय चिन्ह गरुड़ को बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानून का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? ठीक है, फतवा ए आलमगीरी की बात करेंगे तो देखो ये एक बुक है जिसमें क्या किया गया था? जिसमें इस्लामिक जो कानून थे उनका संग्रह किया गया था। तो ये किस मुगल शासक के काल में किया गया है? औरंगजेब के समय में, शेरशाह सूरी के समय में, अकबर के समय में या फिर शाहजहां के समय में? तीसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? फतवा ए आलमगीरी एक इस्लामिक कानूनों की संग्रह वाली बुक है और इसका जो निर्माण किया जाएगा ये औरंगजेब के समय में किया जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया है? चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करना भाई। बाद में जितने लोग जुड़ रहे हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, 35 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बताइएगा चौथे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया है? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाजी इब्राहिम सरहिंदी इन्होंने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय कौन सा वायसराय का कार्यकाल था? ठीक है, तो साइमन कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होगा? तो ये 1927, ठीक है, 1927-28 आपको डेट मिलती है साइमन कमीशन की। ठीक है, 1927-28 इस दौरान भारत में कौन सा गवर्नर जनरल या फिर वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग, चेम्सफोर्ड, इरविन या फिर वेलिंगटन? करेक्ट आंसर क्या होगा? पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इरविन हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में, ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इरविन का कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वो है 1926 से लेकर के 1931 का, ये लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है और इन्हीं के कार्यकाल में 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे, इरविन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर करना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया है? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया है? कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर नागपुर अधिवेशन? छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होगा? करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो ये होगा 1929 में। कौन इसकी अध्यक्षता करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे और इसी अधिवेशन में क्या होगा? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वर्ष 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी सरकार बनाई थी? तो 1946 में देखो चुनाव होते हैं, ठीक है, और इस दौरान किस राज्य में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में, मुंबई में, संयुक्त प्रांत में या फिर मद्रास में? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सातवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो। तो 1946 में मुस्लिम लीग ने अपनी जो सरकार बनाई थी ये बंगाल में बनाई थी। ऑप्शन क्या होगा? ए वाला यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को सभी लोग लाइक करते चलो। ठीक है, लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा।
किस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो कौन सा दर्रा होगा बताइएगा, कौन सा दर्रा है जिसको भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? बोमडीला दर्रा, जिलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर दीफू दर्रा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कौन सा दर्रा है जो भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? करेक्ट आंसर की बात करेंगे 8वें प्रश्न का, ऑप्शन डी हो जाएगा दीफू दर्रा। ये दर्रा किस राज्य में पड़ेगा? ये दर्रा आपको पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा दीफू दर्रा, और इस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो 9वें प्रश्न की तरफ। काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में आता है? ठीक है, 9वें प्रश्न का आंसर करो भाई सभी लोग। तो काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक चक्रवाती जो तूफान है, तो ये बंगाल में किस ऋतु में आएगा? तो शीतकाल के अंत में, ग्रीष्म काल के आरंभ में, वर्षा ऋतु में या फिर शुरुआती शीतकाल में? 9वें प्रश्न का आंसर करते चलो सभी लोग। काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में ये ग्रीष्म काल के आरंभ में आते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गर्मी आपने देखा होगा, गर्मी शुरू होने से पहले एक वर्षा होती है, तो जो गर्मियों के शुरू होने से पहले जो वर्षा होती है, इसी को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 10वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा? कौन सी नदी की सहायक नदी हो जाएगी पेनगंगा? चलो जल्दी से आंसर करते चलो। 10वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। तो पेनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबर, इलायची एवं मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? बागानी फसलें, नगदी फसलें, खाद्य फसलें, खाद्य एवं नगदी फसलें? ठीक है, तो बताना, चाय की बात करें, कॉफी की बात करें, मसाले की बात करें, नारियल, रबर, इलायची, मिर्च, इन सब की बात करें तो इनको किस समूह में रखा जा सकता है? बागानी फसलों के समूह में, नगदी फसलों के समूह में, खाद्य फसलों के समूह में या फिर खाद्य एवं नगदी फसलों के समूह में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न की बात करेंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बागानी फसलों। ठीक है, कौन सी? तो बागानी फसलों के समूह में रखा जाता है। ठीक है भाई बात। 11वें प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न का आंसर करना है। जोरवे और सेंथलीज जनजातियां भारत के किस क्षेत्र में निवास करती हैं? जोरवे जनजाति की बात हो रही है और सेंथलीज जनजातियों की बात हो रही है, तो ये भारत में कहां पर निवास करती हैं? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो जोरवे और सेंथलीज जनजातियां ये भारत में अंडमान निकोबार क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बाद में जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दो। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलो। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? झांसी में, कोयम्बटूर में, जोधपुर में या फिर करनाल में? 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये झांसी में है। झांसी में आपको पारीछा ताप विद्युत संयंत्र भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा? तो पारीछा ताप विद्युत संयंत्र ये आपको झांसी में देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? बेतला राष्ट्रीय उद्यान 14वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करते चलना है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करते चलो भाई। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड में। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो झारखंड में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलो 15वें प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करना। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या फिर मेसोस्फीयर में। ठीक है, चलिए जल्दी से बताना, 15वें प्रश्न का आंसर करना। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखो ओजोन परत की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपको मिलती है समताप मंडल में। ठीक है, और समताप मंडल आपका कौन सा होगा? स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर मतलब कि समताप मंडल में मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो कौन सा ग्रह है बताइएगा? बृहस्पति होगा, शुक्र होगा, वरुण होगा, मंगल होगा। सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जो सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट आंसर करते चलो। 16वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर हमारे शुक्र हो जाएंगे। इसीलिए शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं कि सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे पहले जब सूर्य का प्रकाश कम होता है तो कई बार ये पृथ्वी से दिखाई पड़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं शुक्र को। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो भी आपका शुक्र है। आकार में, बनावट में, द्रव्यमान में पृथ्वी से मिलता जुलता होने के कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भगिनी ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह भी शुक्र है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की बात हो रही है। संविधान के किस अनुसूची में है? 7वीं, 6वीं, 8वीं या फिर 9वीं? कौन सी अनुसूची हो जाएगी? 17वें प्रश्न का आंसर करते चलो। कहां पर आपको विधायी शक्तियों के विभाजन की बात हुई? शक्तियों के विभाजन की बात, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है? ठीक है, किस जो है अनुच्छेद में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, क्या करेंगे? तो एडवोकेट जनरल कहते हैं महाधिवक्ता को। ठीक है, महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। तो इसका जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की बात की गई है और जो महाधिवक्ता है ये क्या होगा? तो ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, चलो 19वें प्रश्न का आंसर करना। भारतीय संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बताना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? 19वें प्रश्न का आंसर करना सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 19वें प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हो जो सेशन को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो एक बार शेयर जरूर कर दो। ठीक है, चलो 20वें प्रश्न का आंसर करना। भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली में दूसरे स्थान पर कौन है? ठीक है, तो भारत में आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें दूसरे स्थान पर कौन है? जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा? देखो सबसे ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे
तो सबसे ऊपर आपका क्या होता है, सबसे ऊपर आपका होता है जिला पंचायत होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है, तो पंचायत समिति होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायत समिति जो है, जो खंड स्तर पर होती है, वो आपकी कौन होती है, दूसरे स्तर पर पंचायत समिति होती है। ठीक है, और सबसे निचले स्तर पर आपकी क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो सबसे निचले स्तर पर क्या होती है, तो आपकी ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो दूसरे स्तर पर पूछ रहा है तो पंचायत समिति, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न का आंसर करना, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलो 21वें प्रश्न का आंसर करो। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या फिर केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21वें प्रश्न की बात करेंगे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, देखो हर साल भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये जारी किया जाता है, और जो बात करेंगे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। ठीक है, चलो 22वें प्रश्न का आंसर करना, कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो देखो प्रत्यक्ष कर की बात हो रही है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं कि जिस व्यक्ति पर कर लगे वही व्यक्ति उसका भुगतान करे। ठीक है, वो आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं, मतलब जिस पर कर लगे वही उसका भुगतान करे, वो प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है भाई बात, तो बताना इसमें कौन सा प्रत्यक्ष कर होगा, उत्पाद शुल्क, आयकर, सेल्स टैक्स या फिर वैट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर आपका आयकर हो जाएगा, जो आपकी इनकम पर लगता है। जैसी आपकी इनकम वैसा आप पर टैक्स लगेगा और आपको ही टैक्स पे करना है। आपकी इनकम पे लग रहा है तो आपकी इनकम पर टैक्स लगा है तो आपको ही पे करना है, किसी और को नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयकर। चलो आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। किसी समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई। यहां पर बताइएगा किस, ठीक है, यहां पर बताइएगा तो किस समस्या से, ठीक है, किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी, बंधुआ मजदूर या फिर ग्रामीण एवं शहरी गरीबी, दोनों। तो बताइएगा कौन सी समस्या है जिससे निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। 23वें प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी होगा, शहरी गरीबी। ठीक है, क्या होगा, तो शहरी गरीबी से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं या जो निम्न तबके के लोग हैं तो उनको रोजगार देने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। स्पेशली ये शहरी क्षेत्र के लिए योजना थी, शहरी गरीबी को दूर करना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। 24वें प्रश्न का आंसर करना, तो कौन से राजा हो जाएंगे जिनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। मौर्यों के सिक्के, नंदों के सिक्के, गुप्तों के सिक्के या फिर चोल राजाओं के सिक्के। तो कौन से राजा हैं जिनके सिक्के आपको उनके प्रति संगीत को दर्शाते हैं। 24वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट होगा, गुप्तों के सिक्के। समुद्रगुप्त के आप सिक्के देखोगे तो उस पे उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या किया गया, तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है, और समुद्रगुप्त की उपाधि भी जो है कविराज की है। ठीक है, कविराज की है, कवि प्रिय की है। तो जो गुप्तों के जो सिक्के हैं वो उनके प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। मिहिर भोज राजपूत राजाओं के किस कुल से संबंधित था। तो मिहिर भोज की बात करेंगे तो वो किस वंश का राजा था, प्रतिहार वंश का, चौहान वंश का, परमार वंश का या फिर चालुक्य वंश का। 25वें प्रश्न का आंसर करना है। मिहिर भोज राजपूत राजाओं के किस कुल से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिहार वंश। ऑप्शन क्या होगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिहार वंश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पुराना किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। चलो जल्दी से आंसर करते चलना सभी लोग। चलो जल्दी से 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा।
तो पुराना किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या फिर शेरशाह के द्वारा? 26वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? पुराने किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया है? 26वें प्रश्न का आंसर करते चलना भाई। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, शेरशाह हो जाएंगे। ठीक है, तो शेरशाह के द्वारा दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ठीक है, बताइएगा। तो भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज जो है वो कौन सा है? एलिजाबेथ है, रेड इंडियन है, रेड ड्रैगन है या फिर जॉर्ज विलियम है? 27वें प्रश्न का आंसर करना है। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रेड ड्रैगन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो रेड ड्रैगन। 27वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? अगर हम लोग बात करेंगे भारत में जो तार सेवा है, तो तार सेवा की शुरुआत कहां से कहां तक की गई थी? तो आगरा से कोलकाता, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला या फिर कोलकाता से रानीगंज? ठीक है, भारत में तार सेवा, टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत सबसे पहले कहां से कहां तक की गई थी? 28वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताना। तो भारत में तार सेवा की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आगरा से कोलकाता के बीच में, ठीक है, कहां पर? आगरा से कोलकाता के बीच में पहली बार तार सेवा की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो 29वें प्रश्न का आंसर करना है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, अब देखो ये पहले हैं और पहले हैं तो फिर क्या हो जाएंगे? महत्वपूर्ण हो जाएंगे। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय आपके विट्ठल भाई पटेल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या फिर गृह मंत्री होता है? 30वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। राष्ट्रीय एकता परिषद अध्यक्ष कौन होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाता है। ठीक है, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नामदफा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में? ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क बताइएगा। तो नामदफा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? तो मॉन्ट्रियल अगर हम लोग बात करें तो मॉन्ट्रियल जो है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो मॉन्ट्रियल शहर है तो ये किस देश में होगा? नीदरलैंड में, कनाडा में, ब्राजील में या फिर पोलैंड में? 32वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, कनाडा। मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, हरदोई? कौन सा होगा बताइएगा जल्दी से। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको 75 जिले देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिले जो हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में है, 75 जिले। और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो देखो पीलीभीत भी है, बहराइच भी है, लखीमपुर खीरी भी है, हरदोई जो है तो ये तराई क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरदोई।
34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तिब्बत में किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कैलाश मानसरोवर जो है ये तिब्बत में है और यहाँ पर जाने के लिए आपको किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपू लेक दर्रा या फिर खरदुंगला दर्रा। तो कौन सा दर्रा होगा? 34वें प्रश्न का आप लोग आंसर करना। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तिब्बत में किस दर्रे को पार करना पड़ता है? 34वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिपू लेक दर्रा। ठीक है, कहां पर पड़ेगा? तो उत्तराखंड में। ठीक है, थांगला, नीति, लिपू लेक, माना दर्रा ये सब आपके उत्तराखंड में पड़ेंगे। और लिपू लेक जो दर्रा है इसको पार करके आपको कैलाश मानसरोवर तिब्बत की यात्रा पर जाना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। छत्रक शैल कहां पर पाए जाते हैं बताइएगा? तो छत्रक शैल, तो छत्रक शैल जो होते हैं या फिर इसी को आप कह सकते हो छत्रक शिला कह सकते हो। तो छत्रक शैल या फिर छत्रक शिला इनका निर्माण कहां पर होता है, कहां पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो देखो छत्रक शिला की अगर हम लोग बात करेंगे, इनका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण पवनों से होता है। ठीक है, किससे होता है? हवाओं से होता है। और कहां पर होता है? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहां बालू के टीले होते हैं। तो हवाएं क्या कर सकती हैं? हवाएं अपने साथ बालू को उड़ा करके लेकर के जाती हैं और पता लगा इस तरीके से कोई डिजाइन बन गई। तो ये जो टीला इस तरीके का जो बनता है या इस तरीके की जो डिजाइन बनती है वो आपकी क्या हो जाती है? तो वो आपकी छत्रक शिला हो जाती है। ठीक है, ये कहां पर आपको? मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। 35 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को जितने लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।